Hello students, welcome back to the Tantra Physics classes. Presently we are solving problems for rotation advanced level, and here I have picked a problem from Arado. It is written here Kuroto, but it is not Kuroto, it is Arado's problem. 1.261 chapter 1 और problem number 261. Plank है, sphere है और स्लिपिंग नहीं है, absent है. A plank of mass m1 with a uniform sphere of mass m2 placed on it rests on a smooth horizontal plane. The constant horizontal force F is applied to the plank. With what acceleration will the plank and the center of the sphere move, provided there is no slipping between the plank and the sphere? Sorry, कुछ ऐसा है ये. ये है एक प्लैंक, पहले स्फीयर लो और ये प्लैंक है इस पर, इसके नीचे, और ये सरफेस पर है और जो फ्रिक्शनलेस है. क्वेश्चन ये है कि क्या होना चाहिए इस प्लैंक का एक्सेलरेशन. हाँ, इस प्लैंक पर आप फोर्स F देते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स. क्वेश्चन ये है कि इस प्लैंक का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, A1, और इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, सपोज AC कर दो इसको. इस स्फीयर के सेंटर, ये सॉलिड स्फीयर है, इस सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए और इस प्लैंक का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए ताकि यहां स्लिपिंग ना हो. देयर इज नो स्लिपिंग एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रोलिंग है, स्लिपिंग नहीं है. हमें AC भी निकालना है और A1 भी निकालना है, इस प्लैंक का एक्सेलरेशन. और इसका मास जो है, स्फीयर का मास जो है वो देखते हैं. ओके, हैव अ लुक, वो स्फीयर का मास देखते हैं. प्लैंक का मास m1 है, प्लैंक का मास m1 है, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है. ये सेंटर है, ठीक. अच्छा, तो द पॉइंट इज what should be the acceleration of the plank and the acceleration of the center of mass of this sphere so that there is no slipping here. तो अगर स्लिपिंग नहीं है तो पहले देखो, you just nail down the problem. कहाँ प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा पॉइंट आपको चाहिए. पॉइंट ये है कि जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, स्फीयर का जो एक्सेलरेशन है आगे की ओर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, द एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द स्फीयर विद द प्लैंक, its acceleration must be zero with respect to plank. मतलब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए. उसका मतलब ये है कि जो एक्सेलरेशन होगा इस पॉइंट का, मतलब स्फीयर के इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो एक्सेलरेशन आगे के होना चाहिए, चलो A2 कर दो, वही एक्सेलरेशन इस प्लैंक का होना चाहिए फॉरवर्ड में, ताकि देयर इज नो रिलेटिव एक्सेलरेशन. रिलेटिव एक्सेलरेशन तब नहीं होगा जब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन स्फीयर का आगे की ओर A2 समझो वो, या A टेंजेंशियल समझो या A2 समझो, और जो एक्सेलरेशन प्लैंक का है नीचे की ओर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दे मस्ट बी द सेम. दे मस्ट बी द सेम इन मैग्नीट्यूड, दे मस्ट बी द सेम इन डायरेक्शन, ताकि देयर इज नो रबिंग हियर, देयर इज नो स्लिपिंग हियर, देयर इज रोलिंग. फॉर स्मूथ रोलिंग, the acceleration of the point of contact with respect to the surface on which the sphere lies or any rolling body lies, it must be zero. The acceleration of the point of contact with respect to surface must be zero. अगर surface rest में है तो point of contact है, उसका भी acceleration zero होना चाहिए. अगर सरफेस पर, जिस सरफेस पर वो है, अगर उस सरफेस का आगे कुछ एक्सेलरेशन हो तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का भी वही एक्सेलरेशन फॉरवर्ड में होना चाहिए, सो दैट देयर इज नो रिलेटिव एक्सेलरेशन बिटवीन द टू, बिटवीन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द स्फीयर एंड द सरफेस ऑन विच इट लाइज. दे मस्ट हैव बोथ द सेम एक्सेलरेशन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. अगर सरफेस का एक्सेलरेशन जीरो है, रेस्ट में है, तब उस पॉइंट जो कांटेक्ट में उसका भी एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, ताकि देयर इज नो रिलेटिव एक्सेलरेशन. लेकिन यहां तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, इसका मतलब ऊपर जो पॉइंट बैठा है स्फीयर का, उसका भी एक्सेलरेशन वही होना चाहिए जो इस प्लैंक का फॉरवर्ड की ओर है. वो पॉइंट है. देखो प्रॉब्लम कैसे किया जा सकता है. ये जो पहले मैं इसका फिगर बनाऊंगा दूसरा, ये है प्लैंक ऐसे, जिसको मैंने फोर्स F दिया है, और ये है स्फीयर,
और ये जो प्लैंक आगे की ओर जा रहा है, इसका मतलब इस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा आगे की ओर होगा, और अगर इसको फ्रिक्शनल फोर्स इट विल ड्रैग इट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, एंड अगर इस पर फ्रिक्शनल फोर्स आगे की ओर है तो इसको पीछे की ओर है। पहली बात ये, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जो आगे की ओर है समझो वो a2 है, तो इसका एक्सेलरेशन समझो a1 है, ठीक। तो इस पॉइंट का जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वो ac है। अब मुझे a1 और a2 चाहिए और उनको मैं इक्वेट करूंगा, मगर ये मत समझो ये a2 का जो एक्सेलरेशन, ये जो पॉइंट इस पॉइंट का एक्सेलरेशन a2 है वो ac के बराबर है, नहीं है। तो पहली बात तो यही है कि जब हम वी हैव नेल्ड डाउन द प्रॉब्लम, व्हाट प्रॉब्लम एक्चुअली, हाउ इट कैन बी डन because there is no relative acceleration between this point and the plank having the acceleration in the forward direction a1 and this point also have the acceleration a2, they must be equal. अगर ये equal नहीं है, they will rub against each other. Rubbing हुआ slipping, rubbing हुआ sliding. अगर ये दोनों एक्सेलरेशंस सेम है, इक्वल है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, समझो ये रोल करेगा, दे विल नॉट रब अगेंस्ट ईच अदर। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब मैं इसको रब करके इस पे थोड़ा कुछ इक्वेशंस लिखना चाहता हूं। मैं कुछ इक्वेशंस लिखना चाहता हूं यहां पर। आई वांट टू राइट सम इक्वेशंस हियर जो बहुत ही इजी है। पहला इक्वेशन इसके लिए मैं लिखना चाहूंगा, बताइए a1 किसके बराबर है? सीधी बात है, a1 नेट फोर्स डिवाइड बाई इट्स मास। इसका मास क्या है? m1, इसका मास m2 है। नेट फोर्स दैट इज F माइनस F फ्रिक्शन फोर्स बाय m1 हो गया एक इक्वेशन। दैट इज वेरी सिंपल। एक्सेलरेशन ऑफ एनी सिस्टम इज इक्वल टू नेट फोर्स बाय मास। मगर अगर बॉडी रोलिंग कर रही है और आपने नेट फोर्स लगाया, दैट नेट force will not accelerate every point of the body. That net force will accelerate the center of mass of the body, and center of mass acceleration of the body is net force by mass. अगर मुझे इसका ऊपर वाले बॉडी का एक्सेलरेशन निकालना हो, मैं सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं। दैट इज ऑब्वियसली F by m2। अगर लिखना चाहो वो भी आप लिख सकते हो इजिली। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास AC? दैट इज F by m2। इसमें और इसमें यही फर्क है, इसका ट्रांसलेशन मोशन सिंपल है। इसका हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन a1 होगा, लेकिन इस बॉडी का हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन जो है वो AC नहीं होगा, वो F by m2 नहीं होगा। बल्कि चूंकि ये रोल भी करेगा, अब रोल करेगा इसलिए कि दिस फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट्स टॉर्क अबाउट दिस C, अबाउट द सेंटर ऑफ मास, और वो टॉर्क जो है R क्रॉस F दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो दैट विल क्रिएट एंगुलर एक्सेलरेशन। तो उस एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से जो बाकी पॉइंट्स है बॉडी के, उनका एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा। हाँ ठीक है, ये जो AC है, इट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। बेसिकली इट इज द ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन ऑफ एवरी पॉइंट ऑफ द रोलिंग बॉडी, एवरी पॉइंट ऑफ द रोलिंग बॉडी। AC जो एक्सेलरेशन है जो हमने निकाला, इट इज द ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन ऑफ एवरी पॉइंट ऑफ द रोलिंग बॉडी। लेकिन बाकी पॉइंट्स जो सेंटर ऑफ मास के बगैर जो बाकी पॉइंट्स है, उनका सिर्फ ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन नहीं होता है, उनका रोटेशनल एक्सेलरेशन भी होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बिकॉज दे आर रोटेटिंग आल्सो अबाउट द सेंटर ऑफ मास। सो द एक्सेलरेशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ ए रोलिंग बॉडी इज AC प्लस समथिंग। समटाइम्स इट बिकम्स माइनस, क्योंकि अगर यहाँ पॉइंट हो तो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पीछे की ओर है, AC आगे की ओर है, वो कम हो जाएगा। मतलब साफ है कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जब रोलिंग बॉडी का आप निकालते हैं, वो सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन होता है हर एक पॉइंट का। लेकिन हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन कुछ एडिशन में होता है, वो रोलिंग की वजह से होता है। सो एक्सेलरेशन ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द रोलिंग बॉडी इज AC प्लस समथिंग और माइनस समथिंग और प्लस vector addition of some acceleration, acceleration due to the rotational motion. अच्छा, तो इस पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन होगा A2, वो तो AC होगा क्योंकि फॉरवर्ड में है, प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू दिस अल्फा होगा, बिकॉज अल्फा की वजह से ये रोटेट कर रहा है। सो यहां पर एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी मिलेगा, तो मैं वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालूंगा और उसको AC के से ऐड करूंगा, तब जाकर A2 मिलेगा मुझे। अगर मैं लिखूंगा व्हाट इज A2,
दैट इज AC, वो तो हर एक पॉइंट को बिलोंग करता है, बिकॉज AC इज द ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन ऑफ एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी। इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन आगे की ओर AC प्लस समथिंग, इसका भी आगे की ओर AC प्लस समथिंग, इसका भी आगे की ओर AC प्लस और माइनस समथिंग, तो वो ऐड करना पड़ेगा। वो मैंने आपको पढ़ाया है रोटेशनल डायनेमिक्स में, अच्छी तरह से आप देख सकते हो। लेकिन यहां पर अगर देखो तो एवरी पॉइंट ऑफ ए रोलिंग बॉडी हैज अ ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन AC प्लस समथिंग। हाँ, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन सिर्फ AC होता है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास सर्कल में नहीं घूमता है। सेंटर ऑफ मास का सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन, दैट इज AC। बाकी पॉइंट्स का AC प्लस समथिंग और माइनस समथिंग और वेक्टर एडिशन ऑफ समथिंग। चलो, इट इज AC प्लस यहां पर जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा इस रोटेशन की वजह से, अल्फा की वजह से, प्लस चलो इसको कर दो AT, कर दो इसको, थर्ड इक्वेशन। आई एम डन विद दिस, इट इज वेरी इजी। आई एम ऑल्सो डन विद दिस, लेकिन इसको कुछ करना पड़ेगा पहले मुझे। ये AC, आई एम, यस, व्हाट इज AT? एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हियर विच इज एडेड टू AC टू मेक इट A2, टोटल एक्सेलरेशन। तो पहले बताइए टॉर्क किसके बराबर है? दैट्स F इंटू R। बताइए टॉर्क ऑफ ए स्फीयर ऑफ मास M2, दैट इज I अल्फा, दैट इज FR। What is F alpha I? That is 2/5 M2, इसका मास M2, हाँ, R स्क्वायर इज इक्वल टू FR, अल्फा साथ में, एक R ख़त्म हुआ। बताइए F किसके बराबर? F इज इक्वल टू 2/5 M2 R अल्फा। लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के मुझे अल्फा निकालना पड़ेगा। बताइए अल्फा, दैट इज 5/2, 5/2 ऊपर F, 5F/2, M2 नीचे, R भी नीचे, मिला मुझे अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू 5F/2 M2R। अब बताइए अगर अल्फा निकला, ये वाला अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, तो बताइए यहाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा आगे की ओर इस वजह से। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैं आपको बताता हूँ। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट द बॉटम इज इक्वल टू, विच इज ऑल्सो फॉरवर्ड, दैट इज अल्फा R। व्हाट इज अल्फा? दैट इज 5F/2 M2, R नीचे इंटू R खत्म, सो 5F/2 M2। देखता हूँ पहले फिर से, 5F/2 M2, R मल्टीप्लाई R कैंसिल, 5F/2 M2, तो मिला मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब A2 इज इक्वल टू, ये वाला एक्सेलरेशन मुझे अब चाहिए, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन चाहिए, वो A2 है। दैट इज AC एक्सेलरेशन, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन, दैट इज ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन ऑफ एवरी पॉइंट प्लस AT। तो AC किसके बराबर है? F/M2, दैट इज AC प्लस AT, दैट इज F/M2 प्लस 5F, ये वाला चीज, बाय 2 M2, दैट इज 5/2 F/M2, F/M2, इट इज 7/2 F/M2। निकला मुझे ये वाला A2। अब मेरा कंडीशन क्या है ना? व्हाट इज द कंडीशन दैट आई वांट टू यूज? आई वांट टू यूज दिस कंडीशन, I want to use this condition, this A2 is equal to A1। जो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन आगे की ओर है ना, टोटल सम करके वो A1 के बराबर इसलिए होना चाहिए, so that there is no roll, there is no slipping, as the question says there is only rolling। रोलिंग के लिए यही कंडीशन है, जो पॉइंट कांटेक्ट में होता है वो रब नहीं करता है, उसका एक्सेलरेशन जो है, यहाँ तक कि वेलोसिटी भी जो जिसका है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, दे मस्ट बी द सेम एज द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ द सरफेस ऑन विच इट लाइज। अगर सरफेस रेस्ट में है, जैसे ग्राउंड पर सरफेस रेस्ट में होता है, तो पॉइंट विच टचेस द सरफेस शुड ऑल्सो बी एट रेस्ट and its acceleration should also be zero if the ground on which it lies has zero acceleration or zero velocity. If the surface on which it lies have some velocity, has some acceleration in the forward direction, then the point which touches it must have the same acceleration and velocity in the forward direction, so that relative acceleration is zero. इसको क्लियर कर दो। चलो, तो अब इन दो को मैं इक्वेट करूंगा। A2 तो मुझे मिला,
A1 इसका ये है F माइनस एफ बाई M1, वहाँ देखेंगे वहाँ से क्या मिलता है. नाउ फॉर नो स्लिपिंग, A1 is equal to A2. What is A1? A1 तो अभी F minus F by M1 is equal to what is A2? That is 7 by 2 F by M2. ठीक, अब यहां से मुझे फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा. और लगे हाथ, और एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, जो फ्रिक्शनल फोर्स मैं यहां से निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ द अप्लाइड फोर्स, देख लो अच्छी तरह से, यहां से देख लो, मतलब बात में से बात निकल जाती है. जब मैं यहां से फ्रिक्शनल फोर्स निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ दिस एफ, एक स्टेप में या 2 स्टेप में, तो दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स नीडेड फॉर रोलिंग. रोलिंग के लिए उतना फ्रिक्शनल फोर्स जरूरी है, विच आई एम गेटिंग फ्रॉम हियर. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चलो मैं फिर से यहां लिखता हूं ये इक्वेशन, F माइनस एफ बाई M1 इज इक्वल टू mh 7 by 2 7 F by 2M2. कर दो आप क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज 2FM2 प्लस 2FM2 मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू 7FM1. इसको ले जाइए राइट साइड में, 2FM2 इज इक्वल टू F कॉमन निकाले इन दो में से, ये हुआ 7M1 प्लस 2M2. बताइए F किसके बराबर? 2FM2 डिवाइड बाय व्हाट? 2FM2 डिवाइड बाय 7M1 प्लस 2M2. कम से कम और जाने दो, आपको मिला वो फ्रिक्शनल फोर्स विच विल कीप इट रोलिंग. अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स आप नहीं दे रहे हैं तो दैट मीन्स इट विल नॉट बी रोल, इट विल नॉट रोल, इट विल स्लिप. तो दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स नीडेड फॉर रोलिंग. ये निकला क्योंकि हमने रोलिंग का कंडीशन लगाया. जब हमने रोलिंग का कंडीशन लगाया A1 इज इक्वल टू A2, तो वहां से वही चीज निकलेगा जो रोलिंग के लिए जरूरी है. तो दिस इज द कंडीशन फॉर रोलिंग. अच्छा ठीक है, तो अब मैं जानना चाहूंगा क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन है with what acceleration with the plank and the center of will move. प्लैंक का एक्सेलरेशन क्या है? पहले तो यही है प्लैंक का एक्सेलरेशन. चलिए नहीं, पहले उसका एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालते हैं, बिकॉज दैट इज इजी. सेंटर ऑफ मास का पहले ये एफ को अच्छी तरह से देखो. ठीक, तो व्हाट इज ए सी जो निकालना है? एफ बाई M2, दैट इज एफ बाई M2. ठीक, चलो F बाई M2. एक्सेलरेशन AC इज इक्वल टू F बाई M2. F को लिखो 2FM2 डिवाइड बाई 7M1 प्लस 2M2 डिवाइड बाई M2. नीचे M2 गेट्स कैंसल्ड. 2F आंसर विल बी, चलो यहां लिखता हूं आंसर. एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 2F divided by what? 7M1 plus 2M2. Answer. It is the acceleration of the center of mass of the sphere, so that the sphere will not slip on the plank, so that the sphere rolls on the plank. Acha. Now what is the acceleration of the plank? What is the acceleration of the plank? Acceleration of the plank, that is shayad A2, that is A1, ये वाला A1 plank का acceleration, that is F minus F by M1, that is acceleration of the plank, that is F minus F by M1, that is A is equal to F. चलो 1 by M1 को पहले लिखो ऐसे, F ऐसे लिखा, 1 by M1 पहले ही लिखा. F, what was the friction force जो निकाला अभी? फ्रिक्शन फोर्स क्या निकाला? 2FM2, सॉरी 2FM2 डिवाइड बाय 7M1 प्लस 2M2. ये था फ्रिक्शन फोर्स, ये वाला.
चलो, दिस एक्सेलरेशन A2, A1 की A2, नो A1, acceleration of the plank, A1 is equal to 1 by m1, f को बाहर निकालो, it is 1 minus 2 m2 divided by 7 m1 plus 2 m2, right? It is f by m1, ये 7 m1 plus 2 m2 यहाँ लिखिए, मतलब एलसीएम निकालकर या किसी तरीके से ये इसको यहाँ रखो, माइनस 2m2 डिवाइड बाय 7m1 प्लस 2m2, इसको एलसीएम लेकर के इसको यहाँ लिखना पड़ेगा, माइनस 2m2 करना पड़ेगा, तो ये तो खत्म हो गया। अब आपका आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ A1 इक्वल टू यस F by m1, it is acceleration of the plank beneath the sphere, it is 7m1 divided by 7m2 m1 plus 2m2, m1 cancels off, A1 is equal to 7f divided by 7m1 plus 2m2, आंसर। अब शायद बुक में जो एराडॉफ का आंसर है उसने 7 को डिवाइड किया ऊपर और नीचे भी, यहाँ लिखा f, यहाँ m1 प्लस 2 by 7m2, वो आंसर उसने दिया है। एनीवे, यू कैन जस्ट reduce it to the answer given in the book. So the question was nailed down, it was just given the straight away concept that the sphere and the plank जहाँ पर टच करते हैं वहाँ रबिंग नहीं होगा, वहाँ स्लिपिंग नहीं होगा, if the upper point and the lower point have the same acceleration. Upper point is the acceleration of the sphere at that point in the forward direction. Lower point is the acceleration of the plank. Those two accelerations should be equal. Then there is no rubbing, then there is no slipping, there is only rolling. तो वो कंडीशन लगाकर, हाँ एक बात जरूर है, जो स्फीयर का नीचे वाला पॉइंट है उसका एक्सेलरेशन AC नहीं है, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नहीं है, बल्कि प्लस समथिंग. व्हाट वाज दैट प्लस समथिंग? दैट वाज एडिशनल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ड्यू टू द रोटेशनल मोशन ऑफ द स्फीयर. तो वो चीज करके आप कर सकते हो. सो दिस वाज अ क्वेश्चन ऑन रोटेशनल डायनेमिक्स एडवांस्ड लेवल. यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, मेक इट मतलब एक अच्छा प्रोजेक्ट इसको बनाइए. इसके इर्द गिर्द अगर कोई और भी क्वेश्चन आपका बनता है वो भी कीजिए, और अगर आप नहीं कर सके तो आप मुझे यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए क्या कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आता, तो आई विल ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस फॉर यू. थैंक यू.